दोस्तों इस मानवा का नया पार्ट आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि वही को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव लगा होता है जिसमें ज़हर फैल गया होता है। और ये देखने के बाद हान उसकी तरफ भागता है और कहता है कि वही तुम्हें क्या हुआ है। फिर इसके बाद हमें एक आलीशान घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार घर होता है, जहाँ पर वही को लाकर लिटा दिया गया होता है। और वहाँ पर एक बटलर मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि मिस वही को क्या हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि इसे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़हर दिया गया है। अगर हमने अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो इसकी रास्ते में ही जान जा सकती है। और ये सुनने के बाद वो बटलर कहता है कि लेकिन इसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। पर हम देखते हैं कि हान एक सुई उठाता है और उसके घाव के ऊपर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वह उसके खून को बहने से रोक देता है। और ये देखने के बाद बटलर कहने लग जाता है कि यह तो कमाल हो गया, आपने चांदी की सुइयों की मदद से इसके खून को बहने से रोक दिया। सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे एक कागज़ और कलम लाकर देंगे? मैं आपको कुछ जड़ी-बूटियाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें मेरे पास ले आइए। और ये सुनने के बाद वह बटर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी उन्हें थोड़ी देर में लाता हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी था, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा कम चोट आई है। अगर गहरी चोट आई होती तो शायद मैं इसे बचा भी नहीं पाता। और इसलिए मैंने खून को और ज़हर को रोक दिया, जिसकी वजह से इसका सही अभी ठीक है और घाव गहरा नहीं है, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन 2 ऊँची-ऊँची चोटियों को देखकर। इनसे देर मेरा दिल बहक रहा है। एक मर्द के रूप में मैं इन चोटियों के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। सच में ये कमाल का नज़ारा है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बटलर आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि सर मैं आपकी जड़ी-बूटियों को ले आया हूँ। अब इन जड़ी-बूटियों का करना क्या है? और ये सुनने के बाद हान थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और कहता है कि उन्हें उस तरफ रख दो। और हम देखते हैं कि हान उन जड़ी-बूटियों को पीसने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहा होता है और मिस वही का इलाज कर रहा होता है। और यह चीज़ देखने के बाद बटलर कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं मिस वही को जानता हूँ, मैंने उसे बचपन से देखा है। उसने आज तक किसी भी लड़के को अपने करीब आने नहीं दिया, चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट कर रही हो। वह लड़कों से हमेशा नफ़रत करती है। लेकिन इस लड़के को देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। क्या ये एक-दूसरे से प्यार करने लगे हैं? अगर ऐसा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये दोनों परिवार बना पाएँगे। ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं रिटायर होने से पहले मिस वही के बच्चे देख पाऊँगा। और हम देखते हैं कि हान ने मिस वही का इलाज कर दिया होता है और कहने लग जाता है कि मैंने इसका इलाज कर लिया है, अब ये इसका घाव ठीक है, अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखने के बाद बटलर थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि आपने तो बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ मँगाई थी, अब मैं इनका क्या करूँ? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि अभी इन जड़ी-बूटियों का काम है, मिस वही का इलाज अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, उसके अंदर अभी भी ज़हर मौजूद है, जिसकी वजह से उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह ज़हर मुझे अपने मुँह के ज़रिए उसे देना होगा। और ये सुनने के बाद बटलर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुँह के ज़रिए देना होगा, इस बात का क्या मतलब है? और ये सुनने के बाद हान कोई भी जवाब नहीं देता और अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन मुझे ये जड़ी-बूटी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे सिर्फ़ एक तरीके से दिया जा सकता है, अपने मुँह के ज़रिए। और हम देखते हैं कि हान वह जड़ी-बूटी देने के लिए तैयार हो जाता है और मिस वही के पास जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मिस वही मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपकी बीमारी का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। ये एक घातक बीमारी है, अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का ज़हर है, लेकिन ज़हर तुम्हें जो दिया गया है इसकी सिर्फ़ एक ही विधि है जो कि मुँह के ज़रिए दी जा सकती है। और हम देखते हैं कि हान के अंदर जो जड़ी-बूटी है होती है वह उसे वही के मुँह में डाल रहा होता है। एक तरह से कहा जाए तो वह उसे किस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हान उसे किस कर रहा होता है, इसकी वजह से वही की आँखें खुल जाती है और वह चिल्लाने लग जाती है कि हान तुम ये क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि अरे तुम इतनी जल्दी उठ क्यों गई? मैं तो बस 1 मिनट तक तुम्हारा इलाज करने वाला था, तुम्हें इतना जल्दी नहीं उठना चाहिए था। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ आखिरकार कर क्या रहे हो? और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि ये मेरे साथ हुआ क्या था और ये मेरे इतने ज़्यादा करीब क्यों था? और हान कहने लग जाता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा चिल्लाने की और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस जड़ी-बूटी देने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने वह जड़ी-बूटी तुम्हारे मुँह के अंदर डाल दी। और ये सुनने के बाद वही अपने मन में कहने लग जाती है कि हाँ, ये सही कह रहा है, मेरे मुँह के अंदर अभी भी उस जड़ी-बूटी का स्वाद है, लेकिन ये तो मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि वह बड़े गुस्से के साथ अपने अंकल से पूछने लग जाती है कि अंकल यहाँ पर क्या हो रहा था? क्या इस बारे में आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे? और ये सुनने के बाद अंकल बड़ी तेज़ी के साथ भागने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कहता है कि मिस वही मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप बेहोश थी और सरहान आपको यहाँ पर ले आए थे। आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आपका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी था। सर हान तो बस आपका इलाज करना चाहते थे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से ये इलाज कर रहा था। लेकिन इसका इलाज करने का तरीका थोड़ा-सा अजीब है। और हम देखते हैं कि इन बातों को सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि यह मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें तो माफ़ ही कर सकता हूँ। और अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि इस विधि को सिर्फ़ मुँह के ज़रिए ही किया जा सकता है। लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लड़की को देखने के बाद भला मैं ऐसी विधि को इतने बेकार तरीके से क्यों दूँगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर किंग लुआन आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लुआन अकेली बिल्कुल भी नहीं आती, उसके साथ वह पीले बालों वाला बंदा होता है। और वह कहने लग जाते हैं कि मैंने इसके सारे के सारे साथियों को मार डाला क्योंकि वे भागने की कोशिश कर रहे थे और मुझ पर हमला कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। सिर्फ़ यही बचा था जो डरा हुआ था, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा पीटा और इसे आपके पास ले आई। इसकी हालत इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, ये अभी तक ज़िंदा है। और ये सुनने के बाद हान उसका इलाज करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वही लुआन को देख रही होती है और वह कहने लग जाती है कि यह लड़की जब से मैंने इसे देखा है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसका रैंक मुझसे कई गुना ज़्यादा है। ये कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती और मुझे तो लगता है कि शायद ये हान की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह चील की निगाहों से लुआन को देख रही होती है और वह दोनों लड़कियां एक दूसरे को गुस्से की निगाहों से देख रही होती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हान कहने लग जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इसी तरह से एक दूसरे को घूरना स्टार्ट करते रहोगे? हमें इससे कुछ सवाल जवाब भी करने हैं। और हम देखते हैं कि हान उसके गले में एक सुई को चुभाता है जिसकी वजह से वह बंदा खड़ा हो जाता है। और हान कहने लग जाता है कि क्या तुम बोलना स्टार्ट करोगे? और जिसे सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। और हम देखते हैं कि वह अपनी जीभ को काटने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह अपनी आत्महत्या कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जीभ नहीं करती। और ये देखने के बाद हान कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे सामने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो पहले आदमी थे उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे हाथ तक नहीं लगा पाए थे, इसलिए उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मरने नहीं दूँगा। और हम देखते हैं कि हान अपनी सुइयाँ निकालता है और उन्हें उस बंदे के लगातार चुभेने लग जाता है। इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके को देखने के बाद लुआन कहने लग जाती है कि ये किस तरह का बंदा है जिसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। और हम देखते हैं कि हान ने उसे काफ़ी ज़्यादा सुइयाँ चुभे दी होती हैं। और हान कहने लग जाता है कि क्या तुम अब बोलना स्टार्ट करोगे? और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा दर्द में करारा होता है और कहने लग जाता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और वह बताने लग जाता है कि हम किंग टैंग का आदमी है जो कि मारने की सुपारी लेते हैं। ली परिवार के ली योंग ने तुम लोगों को मारने की सुपारी दी थी। अगर हमारा किंग टैंग किसी की सुपारी लेता है तो वह उसे मार कर ही छोड़ता है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम एक बार असफल हुए थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से तुम लोगों को मारने के लिए हमें भेजा है। और ये सुनने के बाद लुआन कहने लग जाती है कि क्या ली परिवार ने, यह तो वही परिवार है जो इस शहर का सबसे ज़्यादा ताकतवर परिवार है और इसके बीच में जो कंपनी है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो कि रियल एस्टेट की कंपनी है। ये कोई मामूली फैमिली नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि इतनी बड़ी फैमिली वही को क्यों मारना चाहती है। और ये सुनने के बाद वही बताने लग जाती है कि दरअसल ये बात यह है कि इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाकर मेरे दादाजी को नकली ज़मीन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे इसके प्लान के बारे में पता लगा तो मैंने इसका खुलासा कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों का सारा प्लान बर्बाद हो गया और उसकी वजह से वह लोग शायद मेरे ऊपर गुस्सा हैं। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वह लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनका प्लान जो ख़राब कर दिया था। लेकिन मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जो बंदा होता है वह कहने लग जाता है कि देखो देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब प्लीज़ मुझे जाने दो। और जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि ठीक है लुआन, इसे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि लुआन पागल लड़की अपना खंजर निकाल देती है और उस बंदे की गर्दन ही काट देती है और कहती है कि यंग मार्शल, देखो हम इन लोगों को इतनी आसानी के साथ नहीं जाने दे सकते, इससे हमारी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। और ये सुनने के बाद तो हान और वही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वही ने उनके सामने मर्डर किया होता है। और वह कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा लुआन, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग कमीने लोग हैं, अगर ये बाहर चले गए तो इससे हमारी जान का ही खतरा है। अच्छा हुआ कि तुमने इसे मार दिया। और हान कहने लग जाता है कि वही, तुम मुझे ये बताओ कि वही फैमिली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फैमिली है और वह देश की सबसे ज़्यादा बड़ी फैमिलियों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी ताकतवर बॉडीगार्ड नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और ये सुनने के बाद वही बताने लग जाती है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मेरे दादाजी जो कि कंपनी
संभालते थे, वे अचानक से बीमार हो गए और उसकी वजह से उन्हें 1 साल तक अस्पताल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से कंपनी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होने लगी। मेरे अंकल आंटी ने कंपनी के ऊपर सवाल करने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया। लेकिन मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वह मेरे पास रही तो उसकी जान भी जा सकती है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि ओह! तो ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम्हें दूर किया गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे दादाजी अचानक से बीमार क्यों हुए? क्या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? और ये सुनने के बाद तो वही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मेरे दादाजी कोई नेचुरल तरीके से बीमार नहीं हुए, बल्कि उन्हें बीमार किया गया है? इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि देखो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस प्रिडिक्शन लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। मुझे वही परिवार के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ़ अपनी परवाह है। उन कमीनों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ूँगा नहीं। मैं उन्हें मार डालूँगा। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि देखो, वह एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ताकतवर फैमिली है। हम उन्हें इतनी ज़्यादा आसानी के साथ ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनके बारे में थोड़ा-सा सोचना होगा। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मैं इस मैटर को आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। वे लोग आज मुझसे नहीं बचेंगे। जिसे सुनने के बाद वही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि कमीने इंसान, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? तुझे पता नहीं है कि वे कितनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली है? तुझे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा-सा सँभालो और आराम करने की कोशिश करो। फिर इसके बाद हमें ली फैमिली को दिखाया जाता है और हम ली फैमिली के ली योंग यांग को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ मज़ा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि छमियाओ, इधर आओ, आज तो तुम्हारे साथ मज़ा करूँगा, तुम आज मुझसे नहीं बच सकती। और हम देखते हैं कि उसने आँखों में पट्टी लगाई होती है और एक खतरनाक खेल खेल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आँखें बंद होती हैं, तो वो एक नंगे सही से जाकर टकराता है और कहता है कि छमिया, आज तो मैंने तुझे पकड़ लिया, आज तो तू मेरे साथ मज़े करेगी। सही कहा ना मैंने, ज़रा अपनी चेहरे को तो दिखाओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह अपनी पट्टी खोलता है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने तो मुर्दा होता है जो जो लुआन ने मारा होता है। और ये देखने के बाद तो उसकी आत्मा ही बाहर निकल जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि उस लाश को देखने के बाद तो वह लड़की अभी बेहोश हो जाती है और वह बंदा चिल्लाकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडीगार्ड जल्दी से आओ, मेरी जान बचाओ। और हम देखते हैं कि जैसे वह बंदा पीछे मुड़कर देखता है, हान वहाँ पर आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि तुम कैसे हो यंग मास्टर? और वहाँ पर लुआन भी आ चुकी होती है, जो कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, इस आदमी के 8 बॉडीगार्ड थे। मैंने उन 8 बॉडीगार्ड को एक साथ ही ख़त्म कर दिया, वे छुपे हुए थे। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो? मेरे 8 बॉडीगार्ड थे, जिनमें से 4 बॉडीगार्ड परछाई में रहते थे और 4 बॉडीगार्ड खुले के अंदर रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उन्हें मार दिया, ये कैसे हो सकता है? और ये सुनने के बाद लुआन गुस्से के साथ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? ली फैमिली सिर्फ़ एक छोटी-सी फैमिली है और वह ये फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ़ उसका कुत्ता बनने के लिए भी काफ़ी नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली के यंग मास्टर को मारने की? क्या तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो, या फिर तुम्हारी ली फैमिली कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गई है? और ये सुनने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या क्या ये फैमिली का यंग मास्टर? और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पर गिर जाता है और कहने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है? हान, क्या ये सच है कि तुम ये फैमिली के यंग मास्टर हो? और ये सुनने के बाद हान कहता है कि हाँ, ये सच है। और ये सुनने के बाद वह बंदा घबरा जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये फैमिली के सामने ली फैमिली कुछ भी नहीं है। अगर ली फैमिली चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती ये फैमिली के सामने। ये फैमिली देश की सबसे ज़्यादा ताकतवर फैमिली में से एक है। और हम देखते हैं कि वह बंदा माफ़ी माँगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकता। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से उसके सामने से बड़ी से बड़ी फैमिली झुक जाती है। और हम देखते हैं कि वह बंदा चिल्ला रहा होता है कि यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर हम देखते हैं कि हान अपनी सुइयाँ मारता है और उस बंदे के गले में गड़ा देता है, जिसकी वजह वजह से वह बंदा तड़प रहा होता है और बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हान अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि लुआन ने कहा, ये फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़ी फैमिली में से एक है। अगर मैं इस बंदे को मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ,
लेकिन ली फैमिली भी कोई छोटी फैमिली नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसे इतनी आसानी के साथ तो ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे इसे थोड़ा-सा दर्द देना होगा। और हम देखते हैं कि हान ने जो सुइयाँ गड़ाई हुई होती हैं, उनकी वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसका पेशाब भी निकल चुका होता है और हान उसके सामने बैठते हुए कहने लग जाता है कि देखो, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम्हें भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि हाँ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये सुनने के बाद हान वह सुइयाँ निकाल देता है और ये देखने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं भला ये फैमिली के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? ये फैमिली के सामने तो ली फैमिली कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी शहर में प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बस मुझे एक फ़ोन करिए, मैं सारे के सारा मैटर सँभाल लूँगा। आपको कोई भी परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे आप खड़े क्यों हैं? अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज़ बैठिए, चाय-वाय पिइए। और हम देखते हैं कि हान को भी बिठा देता है, लेकिन अचानक से हान की नज़र किसी तस्वीर के ऊपर जाती है और कहता है कि ये किसकी तस्वीर है? जो इसके अंदर मौजूद है, वह लड़की कौन है? और ये सुनने के बाद वह बंदा खुशी के साथ बताने लग जाता है कि आपको इस बारे में नहीं पता, इसका नाम क्वीन याओ है, जो कि याओ फैमिली की सबसे ज़्यादा बड़ी फैमिली है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, जिसकी वजह से ये मेरी ड्रीम गर्ल है और इसकी वजह से मैं इसकी तस्वीर को हमेशा अपने पास रखता हूँ, अपने दिल के पास। और ये सुनने के बाद हान मुस्कुराता है और कहता है कि क्या ये वही है? सच में आखिरकार ये मुझे मिल गई। अगर इसकी तस्वीर मुझे ना मिलती तो शायद मैं इसे कभी भी पकड़ नहीं पाता। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का हान के साथ कोई चक्कर होता है। शायद इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया होता। और ये वही लड़की होती है जो हॉस्पिटल के अंदर हान को मिली थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। और वह बंदा कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं किंग हार्टे को फ़ोन मिलाता हूँ और जो मैंने उसे मिशन दिया हुआ था और मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। वैसे भी वह बहुत ही ज़्यादा बेकार मिशन था, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। लेकिन किंग हार्टे कोई मामूली आदमी नहीं है, वह अपना मिशन ज़रूर पूरा करता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि वह 100% मिशन को पूरा करेगा, लेकिन आपकी वजह से वह 2 बार असफल हो गया है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा और वह अपना बदला लेने के लिए आपको ज़रूर मारना चाहेगा। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सँभाल सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि सर, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सँभाल सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली, ये फैमिली के सामने कोई टक्कर भी नहीं ले सकता, लेकिन घाटे कोई मामूली आदमी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा संभल कर रहें। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। और हम देखते हैं कि वह लुआन के साथ वहाँ से जा रहा होता है और ये देखने के बाद वह बंदा अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो मेरा दिन सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। आज मैंने ये फैमिली से पंगा ले लिया, सच में आज तो मेरी जान जाने वाली थी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कॉल कर बच गया। और हम देखते हैं कि उस वह अपनी तस्वीर को देखने लग जाता है जो वहाँ से गायब होती है और वह कहने लग जाता है कि मेरी मेरी रानी की तस्वीर कहाँ गई? मैं तो इसे यहीं पर रखा था, अभी तो यहीं पर थी, वह कहाँ पर गई? और हम देखते हैं कि हान उस तस्वीर को अपने साथ ले आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, यह लड़की तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था कि यह लड़की वही है, किंग जियाओ। लुआन कहती है कि यंग मार्शल, लेकिन यह लड़की तो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि यह लड़की मुझसे नफ़रत करती है, भला इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे नफ़रत क्यों करेगी? ये तो यंग मास्टर को नफ़रत करती है, मुझे थोड़ी ही करती है। और ये सुनने के बाद लुआन कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी आज तुमने ली फैमिली को टेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से ली फैमिली ये फैमिली के सामने हमेशा अंडर में रहेगी और कभी भी आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। आप जो चाहे इनसे काम करा सकते हैं, आपको जो भी इस शहर में प्रॉब्लम होगी आप इसकी फैमिली से करा सकते हैं, आपको ज़्यादा हाथ पे चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि लुआन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं समझ गया हूँ। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम हॉस्पिटल का सीन दिखता है, जहाँ पर हान आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि देखो, आज तो मैं खाना खाने के लिए गया था, लेकिन रात हो गई। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि किंग जियाओ मुझे यहाँ पर मिलेगी। और हम देखते हैं कि वहाँ से वह नर्स गुजर रही होती है और ये वही लड़की होती है जो उस तस्वीर के अंदर थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह वहाँ से जा रही होती है, हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि ओह, ज़रा देखो तो ज़रा, तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ बोल रही हो? ज़रा देखो, तुम्हारी नेम प्लेट ज़मीन पर गिर गई थी, मैंने उसे उठा लिया है। रुको ज़रा, मैं तुम्हें इसे लगा देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उसकी ब्रेस्ट पर हाथ रखकर उस नेम प्लेट को लगा रहा होता है और कहने लग जाता है, ज़रा देखो तो, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। और वह कहता है कि यह लग चुकी है। जिसे सुनने के बाद वह नर्स थैंक बोलती है और हान वहाँ से चला जाता है और कहने लग जाता है कि देखो माँ, मैं आ गया,
अब तुम कैसी हो? और यह सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि जब से तुमने एक्यूपेंचर लगाया है मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि माँ आपको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी मालिश ज़रूर करूँगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसे सुनने के बाद हान की माँ कहने लग जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेटे हो। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ज़िंदा बचूँगी, लेकिन मैं कभी भी मरना नहीं चाहती। मैं तो अपने पोता-पोतियों को देखना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माँ। आप 100 साल तक जिएँगी और मैं इस बात का ध्यान भी रखूँगा। और आप पोता-पोतियों की बात छोड़ो, आप तो परपोता भी देखने के लिए तैयार रहिए। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान अपनी माँ को लेकर टहल रहा होता है और वहीं पर हम वही के दादाजी को देखते हैं, जो हान को चिल्लाते हुए बुलाता है। और जिसे सुनने के बाद हान वहाँ पर पहुँच जाता है और जो वही का दादाजी होता है वह कहने लग जाता है कि पेजेंट जाओ, इनसे मिलिए। ये ब्रदर हान है जिन्होंने मेरा इलाज किया था। इनके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के लड़के हैं। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन उस दिन इन्होंने ही मेरा इलाज किया था। अगर ये वहाँ पर ना मौजूद होते तो शायद मैं आज सुबह भी नहीं देख पाता। और ये सुनने के बाद प्रेजेंट झाओ होता है, वह कहने लग जाता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम प्रेजेंट झाओ है और मैं इस अस्पताल का पेशेंट हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद हान उससे हाथ मिलाता है और कहने लग जाता है कि हेलो प्रेजेंट। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा छोटी उम्र होगी, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने वही के दादाजी का इलाज किया था, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे थे, जिसकी बीमारी का हमें कुछ भी पता नहीं था और ना ही हम उसका इलाज कर पा रहे थे, लेकिन तुमने बड़ी आसानी के साथ उसका इलाज कर लिया। लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो। तुम सच में कमाल के हो, तुम तारीफ़ के लायक हो। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ नेचुरल है। मैंने बस अपनी टेक्निक का यूज़ किया है। और ये सुनने के बाद झाओ कहता है कि ओह तो अच्छी बात है, क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो? और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर भी अपना इलाज कराने के लिए बैठ जाता है और हान उसकी नस चेक कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि पेशेंट जाओ, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। और ये सुनने के बाद पेशेंट जाओ कहने लग जाता है कि ओह तो ऐसी बात है क्या? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन क्या तुम बता सकते हो मुझे किस तरह की बीमारी है? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि लगता है कि ये मुझे टेस्ट करने की सोच रहा है। और वह बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि का इस लड़के की वजह से वह बूढ़ा आदमी बच गया। जब मेरे डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो वह पता नहीं लगा पाए और ना ही उस बूढ़े इंसान का इलाज कर पाए थे, लेकिन इस बच्चे ने उसे छुट्टी बजाते ही ठीक कर दिया। अगर ये खबर बाहर गई तो हमारी हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो सकती है। और हान कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में आपको बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी हुई है और ये एक ऐसी बीमारी है जिनमें रात को आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सपने आते हैं और दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं। आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और ये एक खतरनाक बीमारी है। और जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि यह तो तुम्हें देख कर ही पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया और ना ही मैंने इसके बारे में किसी को कुछ कहा था। और हान से कहने लग जाता है कि ब्रदर हान, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या आप मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? देखो मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा और ना ही मैं बता पा सकता हूँ कि ये कोई बीमारी है। तो आपको इस बारे में कैसे पता चला? अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन ये कोई घातक बीमारी है। ये कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपके शरीर से जुड़ी हुई है, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बाहरी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जहाँ पर हम रहते हैं या फिर कोई और चीज़ है जिससे ये जुड़ी हुई है और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको बुरे-बुरे सपने आते हैं और आपको दिन में चक्कर आते हैं। और ये सुनने के बाद वह डॉक्टर कहता है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी बीमारी का सिर्फ़ एक ही कारण है, कोई ऑब्जेक्ट? मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या ये बीमारी आपके फैमिली को भी है? और जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहता है कि नहीं, 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 ये तो सिर्फ़ मुझे ही ये बीमारी है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि आप कहीं पर जाते हैं जहाँ पर आप रहते हैं या फिर कोई और जगह जहाँ पर आप
रोज़ाना जाते हैं। और ये सुनने के बाद वह डॉक्टर थोड़ा-सा सोच में पड़ जाता है और जो वही का दादाजी होता है, वह बताने लग जाता है कि दरअसल बात ये है कि पेशेंट जाओ कहीं पर जाते नहीं हैं, वे अपने घर पर नहीं जाते हैं, बल्कि वे हॉस्पिटल का अंदर ही रहते हैं, ताकि वे अपने मरीज़ों का इलाज कर सकें और इस हॉस्पिटल को सही तरीके से चला सकें। इसलिए वे अपना ज़्यादातर काम अपने ऑफ़िस में ही करते हैं। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि इसका मतलब है कि इसकी बीमारी का इलाज इसके ऑफ़िस में मिलेगा, हमें ऑफ़िस जाकर चेक करना होगा। और हान वहाँ से जा रहा होता है और ये देखने के बाद डॉक्टर कहने लग जाता है कि क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कि मेरे बीमार रहने की वजह मेरा ऑफ़िस है? क्या ऐसा हो सकता है? और ये सुनने के बाद हान कहता है कि हाँ, बिल्कुल इसकी वजह आपके ऑफ़िस में हो सकती है, हमें उसे जाकर चेक करना होगा। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर ऑफ़िस में आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो यही मेरा ऑफ़िस है। और हम देखते हैं कि हान अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर रहा होता है और एक अलग ही तरह का माना दिखा रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके आँखों के अंदर भी माना भर चुका होता है। जैसे ही वह आँखें खोलता है, उधर से अलग तरह के नज़ारे आ रहे होते हैं और वह कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि वह चीज़ यहीं पर मौजूद होगी। और उसकी इस तरह की शक्तियों को देखने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि क्या ये कोई पागल है, इंसान है? ये भला जादू से मेरे इलाज कैसे कर सकता है? अगर ऐसा है तो शायद ये पागल हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जो वही का दादाजी होता है, वह कहने लग जाता है कि देखो डॉक्टर, तुम्हें इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बारे में मुझे पता है। मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये लड़का आपकी बीमारी का इलाज ज़रूर ढूँढ लेगा। और हम देखते हैं कि हान उसकी बीमारी का इलाज ढूँढ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ज़रा इसके ऑफ़िस को तो देखो, इसके अंदर कितना ज़्यादा इविल ऑरा फैला हुआ है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई ताकतवर से ताकतवर इंसान रहने की कोशिश करेगा तो वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। लेकिन ये डॉक्टर यहाँ पर कैसे रह गया? और हम देखते हैं कि हान को वह चीज़ मिल जाती है जो कि एक मूर्ति होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे मिल गई, जिसके अंदर से वह इविल ऑरा निकल रहा है। आखिरकार मैंने इसे ढूँढ लिया, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसे जल्दी ढूँढा, क्योंकि मेरी स्पेशल आँखें ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती। और वह डॉक्टर झाओ से कहता है कि डॉक्टर झाओ, अगर आप मेरी बातों पर भरोसा करते हैं तो इस बीमारी की वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यह बीमारी इस मूर्ति से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको इस मूर्ति को बाहर फेंकना होगा। और ये सुनने के बाद डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हान ने कोई बकवास की बात करी होती है। और वह कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम डॉक्टर हो या फिर जादूगर, जिस तरह से तुम मेरा इलाज करोगे? भला मूर्ति को फेंकने से मेरी बीमारी का क्या इलाज होगा? तुम कैसी बकवास की बातें कर रहे हो? और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने इस लड़के से उम्मीद की थी, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। सच में मुझसे कोई गलती हो गई है। और वह कहने लग जाता है कि अगर मेरी बीमारी इस मूर्ति से जुड़ी हुई है तो मैं इस मूर्ति को नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि यह मूर्ति मुझे किसी ख़ास आदमी ने दी है। और ये सुनने के बाद हान कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर वह ख़ास आदमी आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि तुम क्या बकवास करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैंने ये डॉक्टर को इसलिए मूर्ति दी ताकि वह बीमार हो सके? तुम अपनी बकवास करना बंद करो। डॉक्टर, आपको इस पागल की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बकवास कर रहा है, आपको अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है। आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। इस मूर्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी ये मूर्ति तो मैंने मंदिर से खरीदी थी। भला इसके अंदर ऐसा क्या होगा? मंदिर से खरीदी हुई मूर्ति तो पवित्र होती है और मैंने तो ये आपको तोहफ़ा दिया था। और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहने लग जाता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना डॉक्टर, लेकिन मैंने आपको ये बारे में बताया है नहीं। आपने जिस बारे में कहा था कि जिन टूल्स की यूज़ करने की वजह से मरीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिन गोलियों को यूज़ करने की वजह से मरीज़ों को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने वह सॉल्व कर ली है। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रा, मैं ये रिपोर्ट भी ले आया हूँ। और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहने लग जाता है कि मिस्टर जैंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। और ये सुनने के बाद जैंग कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर, लेकिन मैं इस कमीने की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहने लग जाता है कि देखो जैंग, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह बस मेरा इलाज करने के लिए यहाँ पर आया है और वैसे भी मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं जादू टोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि डॉक्टर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और वैसे भी अगर आपकी मैंने मदद कर दी तो आपको मुझे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि ये एक घातक बीमारी है जिसका सिर्फ इलाज मैं ही कर सकता हूँ और इसके अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। आपको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। और ये सुनने के बाद तो जैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम जैसे कमीने बच्चे की हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट जैंग से माफ़ी मंगवाने की? क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा डॉक्टर समझने लगे हो? तुम बेवकूफ़ को तो यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम जैसे गधे इंसान को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और वह तरह तरह की बातें बोल रहा होता है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने ही ये मूर्ति
डॉक्टर साहब को दी थी। और जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, मैंने ही ये मूर्ति दी थी, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और ये सुनने के बाद हान हँसने लग जाता है और कहता है कि क्या सच में? फिर तो ये मूर्ति मुझे चेक करनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा पवित्र मूर्ति है। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हान कहने लग जाता है कि डॉक्टर आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा कहने लग जाता है कि प्रेज़िडेंट आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये आपको अपनी बातों में फँसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे एक घातक बीमारी है और मुझे किसी न किसी तरीके से इससे इलाज चाहिए। तुम जो चाहे वो करो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि हान उस मूर्ति को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जैसे ही वह मूर्ति टूटती है उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और ये सारा का सारा ब्लैक ऑरा उस डॉक्टर के अंदर से भी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। और वह कहने लग जाते हैं कि अरे अरे मेरे शरीर को क्या हुआ? ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना ही मुझे कोई चक्कर आ रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? ये किस तरह का चमत्कार है? और ये सुनने के बाद जहन कहने लग जाता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि देखो इस मूर्ति के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ से ये मूर्ति ली गई है वह कब्रिस्तान है। कब्रिस्तानों के अंदर से ये मूर्ति निकाल गई है और ये जब मूर्ति कब्रिस्तानों के अंदर थी, बुरी-बुरी आत्माओं ने इसके अंदर वास करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर इविल ऑरा भर गया और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ेंग ने आपको ये मूर्ति क्यों दी थी? ये थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और ये सुनने के बाद तो डॉक्टर जाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो ज़ेंग, ये सब तुमने मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि मैंने मना कर दिया था तुम्हारी कंपनी को टूल्स बेचने से। मैं कसम खाता हूँ आज से मेरा हॉस्पिटल तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा, चाहे तुम्हारी कंपनी लॉस में चली जाए, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और ये सुनने के बाद ज़ेंग समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डॉक्टर मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड आते हैं और ज़ेंग को ले जा रहे होते हैं और ज़ेंग चिल्लाकर कह रहा होता है कि डॉक्टर आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, ये आपसे बकवास की बातें कर रहा है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि भाड़ में जाओ कमीने इंसान। और हम देखते हैं कि वह ज़ेंग हान के पास आता है और कहने लग जाता है कि मिस्टर हान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। और ये सुनने के बाद जाओ कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि हान आप किस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं और किस तरह का इलाज करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे अस्पताल में प्रोफेसर के तौर पर काम करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको रोज़ाना आने की ज़रूरत है, आप बस प्रोफेसर बन जाइए। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आ सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जब चाहें जा भी सकते हैं। आप बस हमारे डॉक्टर के साथ जुड़ जाइए। हमारे डॉक्टर जो कि बीमारियों का इलाज करते हैं, मरीज़ों को ठीक करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें वह ठीक नहीं कर पाते और जिन्हें वह ठीक नहीं कर पाते आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारे डॉक्टरों की मदद हो जाएगी और इससे मरीज़ों की भी मदद है जो कि अपनी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डॉक्टर को उन बीमारियों की चिंता नहीं होती बल्कि अपने अस्पताल की चिंता होती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं लंबे समय से अपने अस्पताल को चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स मौजूद नहीं है या फिर ऐसी गोलियाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं है जो पूरी तरीके से बीमारी का इलाज कर सकती हैं। लेकिन इस लड़के के पास कुछ ऐसी टेक्निक है जो बीमारियों का पूरी तरीके से इलाज कर सकती है। अगर ये हमारे साथ मिल जाता है तो हमारा अस्पताल लंबे समय तक चल पाएगा और हम बहुत सारा पैसा छाप पाएंगे। और हम देखते हैं कि हान के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वह कहता है कि देखो मुझे प्रोफेसर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मरीजों का इलाज करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेडिकल एजुकेशन है उसके साथ मैं सभी मरीजों का इलाज करूँ और उनके सारी तकलीफ़ों को दूर कर दूँ। लेकिन मैं किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकता, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाऊँगा और इससे मेरी सारी की सारी पावर्स उजागर हो सकती हैं। और ये सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन आप अपना मन बदल भी सकते हैं। अगर आप अपना मन बदलते हैं तो हमारे अस्पताल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस मोटे झेंग को देखते हैं जिसने किसी को फ़ोन मिलाया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि मिस्टर वही यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, किसी कमीने लड़के ने वह मूर्ति तोड़ दी है जिसकी वजह से वह डॉक्टर आज़ाद हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये कोई वही परिवार का सदस्य होता है जो कि इस अस्पताल
अस्पताल के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि उस अस्पताल के अंदर कोई महान विशेषज्ञ आया है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद उस शहर के अंदर आने वाला हूँ, मैं सब कुछ सँभालूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वह मोटा कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, इससे मेरा मान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कह रहा होता है कि कमीने कहीं के, तुम्हारी वजह से मुझे आज इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी है, मुझे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, आज तूने अपनी मौत को बुलाया, तू मुझसे नहीं बचेगा कमीने हान। और वह हान के बारे में बात कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आगे आने वाला चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और इस मानवा के चैप्टर्स के मज़े लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैप ने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।